नमस्कार। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति के एक अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है, जो काफी उलझी हुई है और जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते, उस पर चर्चा की गई है। बिल्कुल। तो आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि किताब क्या कहती है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि किताब में जो फैक्ट्स हैं, जो एनालिसिस है, उसके आधार पर समझें कि ये जाति पॉलिटिक्स को कैसे शक्ल देती है और फिर पॉलिटिक्स पलटकर जाति पर क्या असर डालती है। एग्जैक्टली ये मतलब टू वे स्ट्रीट है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। किताब शुरू होती है एक दिलचस्प पॉइंट से। वो कहती है कि जातिवाद कुछ कुछ जैसे सांप्रदायिकता होती है, इस सोच पर आधारित है कि जाति ही समाज का सबसे अहम बंटवारा है। हाँ, कि मतलब एक जाति के लोग एक जैसे हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब साथ में ये भी कहती है कि ये सोच असल जिंदगी के हमारे तजुर्बे से पूरी तरह मेल नहीं खाती। सही। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो, इसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं से आप कह सकते हैं पूरी बात शुरू होती है। अच्छा। किताब का कहना है कि ये मान लेना कि एक ही जाति के सब लोग एक ग्रुप हैं जिनके सारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं और दूसरी जातियों से बिल्कुल अलग हैं। ये असल में होता नहीं है। ठीक है। देखिए, जाति हमारी पहचान का, हमारे अनुभव का एक हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन किताब कहती है कि ये ना तो अकेला फैक्टर है जो माने रखता है और ना ही हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा। हमारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी पढ़ाई लिखाई, हम कहाँ रहते हैं, हमारे पर्सनल विचार, सही। ये सब हमारी सोच, हमारे इंटरेस्ट, हमारी पहचान को तय करते हैं। तो सिर्फ जाति को ही सब कुछ मान लेना, वो सच्चाई को बहुत सिंप्लीफाई करना है। समझ गई। तो मतलब जाति एक फैक्टर है, पर अकेला या हमेशा सबसे बड़ा नहीं। ओके। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। किताब बताती है कि राजनीति में जाति कई अलग-अलग तरह से दिखती है। जी। पहला और शायद सबसे कॉमन तरीका कौन सा है, खासकर जब चुनाव का माहौल हो? हाँ, इलेक्शन के टाइम ये सबसे ज्यादा साफ नजर आता है। किताब कई तरीके बताती है। सबसे पहला और सीधा है कैंडिडेट सिलेक्शन में, उम्मीदवारों के चयन में। कैसे? मतलब पार्टियां जब किसी चुनाव क्षेत्र के लिए उम्मीदवार चुनती हैं तो वो बहुत ध्यान से देखती हैं कि उस इलाके में किस जाति के कितने लोग हैं। अच्छा, कास्ट का हिसाब किताब लगाती है। हाँ, पूरा कैलकुलेशन होता है ताकि ऐसे उम्मीदवार खड़े करें जिनके जीतने के चांस ज्यादा हों। मतलब जो अलग-अलग जातियों से वोट ला सकें। एग्जैक्टली। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीदवार की काबिलियत या पार्टी की आइडियोलॉजी से भी ज्यादा जरूरी उसकी जाति हो जाती है, या ये उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और किताब भी यही कहती है। अच्छा। पार्टियां अब जाति का समीकरण देखती तो हैं, पर सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करती। उन्हें पता है कि सिर्फ एक जाति के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स देश में। तो वो उम्मीदवार की अपनी पॉपुलैरिटी, उसकी इमेज, पार्टी से लॉयल्टी और हाँ, जीतने की कैपेसिटी, ये सब भी देखती हैं। ओके। जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जरूर, पर अकेला नहीं। ठीक है, ये समझा। उम्मीदवार चुनते वक्त जाति का ध्यान रखा जाता है, और क्या सरकार बनाने के बाद भी ये चलता है? हाँ, बिल्कुल। किताब के हिसाब से जब कोई पार्टी या गठबंधन जीतकर सरकार बनाता है तो कैबिनेट बनाते टाइम भी इस बात का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, कैसे? कोशिश ये होती है कि सरकार में अलग अलग खास जातियों और ट्राइबल ग्रुप्स के नुमाइंदों को जगह मिले, ताकि सबको लगे कि उनकी भी भागीदारी है। हाँ, ताकि सरकार ज्यादा इंक्लूसिव दिखे और समाज के सब तबकों को लगे कि उनकी भी आवाज सुनी जा रही है। ये एक तरह का पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी है। और सीधे सीधे जाति के नाम पर वोट मांगने का क्या पार्टियां खुलकर ऐसा करती हैं? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है, और किताब भी इस पर बात करती है, कि पॉलिटिकल पार्टियां और उम्मीदवार अक्सर वोटरों को लुभाने के लिए उनकी जाति की भावनाओं को अपील करते हैं। अच्छा। वो ऐसी बातें कह सकते हैं जिनसे किसी खास जाति के लोगों को लगे कि भाई यही नेता या यही पार्टी हमारे हितों की असली रखवाली है। कुछ पार्टियां तो बाकायदा कुछ खास जातियों से अपनी पहचान जोड़ लेती हैं और फिर उन्हें उन जातियों का नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है। तो ये वोट जुटाने की एक सीधी रणनीति बन जाती है। हाँ, बन जाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के नियम इस पर कुछ रोक लगाते हैं, पर फिर भी ये होता है। इन सब बातों में एक व्यक्ति एक वोट का जो प्रिंसिपल है और सबको वोट डालने का अधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसने इस पूरी डायनामिक को कैसे बदला? क्या इसने जाति की राजनीति को और हवा दी?
बिल्कुल, और ये एक बड़ा चेंज था। इन प्रिंसिपल्स ने, जैसा किताब बताती है, पॉलिटिकल लीडर्स को मजबूर किया कि वो समाज के हर तबके तक पहुंचे, अच्छा। उनका सपोर्ट हासिल करें। अब वो सिर्फ ऊंची या पावरफुल जातियों के वोट पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें उन ग्रुप्स को भी मनाना पड़ा जिन्हें पहले शायद इग्नोर कर दिया जाता था। सही। इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि जिन जातियों को समाज में नीचे माना जाता था या जिनके साथ भेदभाव होता था, उनमें एक नई पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। अच्छा। जागृति आई उनमें। हाँ, उन्हें अपनी वोट की ताकत का एहसास हुआ। वो ऑर्गेनाइज होने लगे, अपनी मांगों को लेकर ज्यादा वोकल हो गए। तो हाँ, एक तरह से इसने जाति आधारित मोबिलाइजेशन को बढ़ाया भी। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि भारत में चुनाव मतलब सिर्फ जाति का खेल है। हाँ, ऐसा लग सकता है। उम्मीदवार की जाति देखो, इलाके की जाति देखो, और बस नतीजा पता चल गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि किताब इस आम सोच को चैलेंज भी करती है। बिल्कुल। तो क्या ये पूरी तस्वीर नहीं है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। किताब इस आइडिया को बिल्कुल खारिज करती है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ जाति के आसपास घूमते हैं। अच्छा। वो बताती है कि जमीनी हकीकत कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके कई कारण दिए हैं। जैसे? पहला और सबसे अहम कि हमारे देश के किसी भी पार्लियामेंट्री क्षेत्र को देख लीजिए, कहीं भी किसी एक जाति की इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले दम पर किसी को जिता दे। हर पार्टी और हर उम्मीदवार को जीतने के लिए एक से ज्यादा जातियों और समुदायों का भरोसा जीतना ही पड़ता है। यानी गठबंधन बनाने पड़ते हैं। हाँ, गठबंधन बनाने पड़ते हैं, अलग अलग ग्रुप्स तक पहुंचना पड़ता है। और वो जो वोट बैंक वाली बात होती है, हम अक्सर सुनते हैं कि फलां जाति फलां पार्टी का वोट बैंक है। किताब इस पर कुछ कहती है? हाँ, किताब वोट बैंक के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देखने को कहती है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका मतलब अक्सर गलत समझ लिया जाता है। अच्छा, कैसे? जब लोग कहते हैं कि कोई जाति किसी पार्टी का वोट बैंक है, तो किताब के मुताबिक इसका मतलब आमतौर पर सिर्फ ये होता है कि उस जाति के वोटरों का एक बड़ा हिस्सा, ज्यादातर वोटर, हाँ, शायद ज्यादातर वोटर उस पार्टी को वोट देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस जाति का हर एक वोटर आंख बंद करके उसी पार्टी को वोट देगा। कोई भी पार्टी किसी जाति के 100% वोट नहीं लेती। हर जाति के अंदर भी अलग अलग राय, अलग पसंद होती है। ये वाकई एक जरूरी फर्क है। तो मतलब वोट बैंक कोई लॉकर नहीं बल्कि झुकाव है। बिल्कुल, एक टेंडेंसी है बस। और उम्मीदवार चुनने के मामले में भी कुछ और पेचीदगियां हैं। हाँ, किताब एक और मजेदार बात बताती है। क्या? कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ही चुनाव क्षेत्र में, जहां माना जाता है कि किसी खास जाति का दबदबा है, कई बड़ी पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार खड़े कर देती हैं। अच्छा, तब क्या होता है? अब सोचिए, उस जाति के वोटर के सामने अपनी ही जाति के कई ऑप्शन आ गए। तो वोट बढ़ जाएगा? हाँ, वोट बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वोटर की अपनी जाति का कोई उम्मीदवार मैदान में होता ही नहीं है। हाँ, ये भी होता है। तब उसे अपनी जाति से बाहर किसी और को चुनना पड़ता है। तो ये अपनी जाति को वोट वाला फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। और शायद सबसे बड़ी बात जो इस सिर्फ जाति वाली थ्योरी के खिलाफ जाती है, वो है खुद चुनावी नतीजे। एग्जैक्टली। अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स की हिस्ट्री देखें, जैसा किताब इशारा करती है, तो ये बात और साफ हो जाती है। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जो पार्टी पावर में होती है या जो MP MLA पहले से सीट पर होते हैं, वो अगला चुनाव हार जाते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। अब सोचिए, अगर सारी जातियां और सारे समुदाय हमेशा एक ही पार्टी से बंधे होते, अपनी पॉलिटिकल पसंद कभी बदलते ही नहीं, तो ऐसा कैसे होता? सही बात है। सत्ताधारी पार्टियों की हार ये दिखाती है कि वोटर सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं देते। वो अपनी पसंद बदलते हैं, शायद सरकार के काम से नाखुश होके या किसी और वजह से। तो अगर चुनाव सिर्फ जाति का खेल नहीं है, तो फिर और कौन सी बातें हैं जिन पर वोटर ध्यान देते हैं? किताब के हिसाब से जाति के अलावा और क्या मायने रखता है? किताब कई दूसरे जरूरी फैक्टर्स बताती है। पहला, बहुत से वोटरों का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक मजबूत कनेक्शन होता है। पार्टी लॉयल्टी। हाँ, जो कई बार उनकी जाति या कम्युनिटी की लॉयल्टी से भी ज्यादा पक्का होता है। वो पार्टी की आइडियोलॉजी या उसके हिस्ट्री से जुड़े होते हैं। दूसरा, एक ही जाति या कम्युनिटी के अंदर भी सबके इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर, एक ही जाति के अमीर और गरीब लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, और वो अलग अलग वोट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अक्सर मर्द और औरतों की वोटिंग पसंद भी अलग होती है। ओके। तीसरा, और ये बहुत अहम है, लोग सरकार की परफॉर्मेंस देखते हैं। कामकाज का मूल्यांकन। हाँ, सरकार ने पिछले सालों में कैसा काम किया, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्या किया, इस बेसिस पर वोट देने का फैसला करते हैं। और हाँ, लीडर्स की अपनी पॉपुलैरिटी, उनका करिश्मा भी एक बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये बात हुई कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है और इसकी लिमिट्स क्या है। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है? क्या सिर्फ जाति ही राजनीति पर असर डालती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा। किताब का तर्क है कि ये रिश्ता 2 वे है। सिर्फ जाति ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती,
बल्कि पॉलिटिक्स भी पलटकर जाति व्यवस्था और लोगों की जातिगत पहचानों पर गहरा असर डालती है। पॉलिटिक्स जाति को बदलती है। हाँ, जब जाति को पॉलिटिकल मैदान में लाया जाता है तो वो वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। राजनीति उसे बदल देती है। किताब इसी प्रोसेस को जाति का राजनीतिकरण कहती है। जाति का राजनीतिकरण। और ये सवाल उठाता है कि आखिर राजनीति ऐसा करती कैसे है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो ये होता कैसे है? इसके क्या तरीके हैं जो किताब में बताए गए हैं? किताब इसके 3 मुख्य तरीके बताती है। पहला, हर जाति समूह जब वो राजनीति में आता है तो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है। ओके। इसका एक तरीका है कि वो अपना दायरा बड़ा करे। वो अपने आसपास की मिलती जुलती जातियों या उपजातियों को, जिन्हें पहले अलग समझा जाता था, हाँ, जिन्हें पहले शायद वो अपने से अलग या छोटा समझता था, उन्हें भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है ताकि उनकी संख्या बढ़े और पॉलिटिकल बार्गेनिंग में उनकी आवाज ज्यादा मजबूत हो। अच्छा, यानी अपना ग्रुप बड़ा करना। हाँ, एक तरह से जाति की बाउंड्री को फैलाना। और दूसरा तरीका है अलायंसेस, गठबंधन। जैसा हमने पहले बात की, कोई एक जाति अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए अलग अलग जाति समूहों को पॉलिटिकल सक्सेस के लिए दूसरी जातियों या समुदायों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, गठबंधन बनाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है? इस प्रोसेस में अलग अलग ग्रुप्स के बीच बातचीत होती है, डायलॉग होता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है, जो शायद पहले कभी नहीं होती थी। अच्छा। इससे जातियों के बीच की जो ट्रेडिशनल दूरियां हैं वो कुछ हद तक कम हो सकती हैं और नए तरह के समीकरण बन सकते हैं। यानी मेल जोल और बातचीत बढ़ती है। हाँ। और तीसरा रूप क्या बताया गया है? तीसरा है नई तरह की जातिगत कैटेगरीज का उभरना, खासकर पॉलिटिकल फील्ड में। नई कैटेगरीज जैसे? ट्रेडिशनल जाति व्यवस्था के अलावा अब राजनीति में पिछड़ी यानी बैकवर्ड और अगड़ी यानी फॉरवर्ड जातियों जैसी नई पहचानें और ग्रुप बन गए हैं। अच्छा, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली बात। हाँ, ये कैटेगरीज शायद समाज में पहले इतनी क्लियर न रही हों, लेकिन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और सरकारी नीतियों जैसे रिजर्वेशन के लिए ये बहुत अहम हो गई हैं। तो ये एक तरह से राजनीति द्वारा बनाई गई नई जातिगत पहचानें हैं जो ट्रेडिशनल ऊंच नीच से अलग हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति न सिर्फ जाति का इस्तेमाल करती है बल्कि उसे बदल भी देती है, उसे फैलाकर, समूहों को जोड़कर और नई श्रेणियां बनाकर। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि राजनीति में जाति की इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या निकलता है? क्या इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं? हाँ, और किताब इस पहलू को भी देखती है। वो बताती है कि राजनीति में जातिगत पहचान की अभिव्यक्ति के कुछ पॉजिटिव नतीजे भी हो सकते हैं। अच्छा, खासकर किन के लिए? खासकर उन ग्रुप्स के लिए जिन्हें इतिहास में दबाया गया है या जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जैसे दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जातियां। राजनीति उन्हें एक प्लेटफॉर्म देती है जहां वो एकजुट होकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं, अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। तो ये उनको ताकत देती है। हाँ, किताब कहती है कि इस मायने में जाति आधारित राजनीति ने इन वंचित समुदायों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बेहतर एक्सेस दिलाने में मदद की है। अच्छा। बहुत से पॉलिटिकल और सोशल संगठन लगातार भेदभाव खत्म करने, समाज में ज्यादा इज्जत पाने और जमीन, संसाधन, अवसरों में बराबरी का हक पाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। तो ये एम्पावरमेंट का एक जरिया भी बन सकता है। ये तो हुई पॉजिटिव बात, लेकिन जैसे कहा जाता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। क्या इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जिन पर किताब इशारा करती है? हाँ, और ये भी उतना ही सच है। किताब वार्न करती है कि राजनीति में जाति पर बहुत ज्यादा या सिर्फ जाति पर ही फोकस करने के बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। जैसे? ठीक वैसे ही जैसे धर्म के नाम पर राजनीति करने के खतरे होते हैं, उसी तरह सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी नहीं मानी जाती। क्यों? क्या खतरा है? एक बड़ा खतरा यह है कि ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, करप्शन जैसे जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सकती है। अच्छा, सारी बहस जाति पर ही सिमट जाती है। हाँ, सब कुछ जाति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और कुछ मामलों में, जैसा कि हमने देखा भी है, जाति के आधार पर समाज का बंटवारा टेंशन, झगड़ों और यहाँ तक कि हिंसा का भी कारण बन जाता है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि किताब कोई साइड नहीं ले रही है, वो बस एनालाइज कर रही है कि इस प्रोसेस के फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये चर्चा जो एनसीईआरटी की किताब के इस हिस्से पर आधारित थी, हमें ये दिखाती है कि भारतीय राजनीति में
जाति का मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज्यादा। इसके कई पहलू हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जाति राजनीति को प्रभावित करती है तो राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है और बदलती है। बिल्कुल। और इसके जो नतीजे हैं वो भी मिले जुले हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये सारी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सवाल? वो सवाल ये है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पहचान पर आधारित मांगें, जो कि जैसे किताब बताती है वंचित ग्रुप्स के लिए अपनी आवाज उठाने का जरूरी जरिया हो सकती हैं, और समाज के जो ब्रॉडर डेवलपमेंट इश्यूज हैं जैसे गरीबी मिटाना या करप्शन खत्म करना, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। किताब इशारा करती है कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अहम हैं, लेकिन इनके बीच अक्सर एक टेंशन रहता है। ये बैलेंस कैसे सधे, ये शायद इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। इस पर सोचते रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस अहम डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।